जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस में हम लोग बात किए थे कि कौन कौन से विषय को शामिल करते हैं हम लोग, या कौन सा शामिल होता है। तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए जीएस में शामिल उन हर एक विषय पे थोड़ा थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक संतुलित नॉलेज हो सके या बैलेंस नॉलेज मिल सके, हासिल हो सके। उसमें हम लोग देखे थे पहले हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, ये 3 एरिया पे हम लोग 1 वीक करके देखे थे। जैसे आपको पता ही है कि हम लोग वीकली सब्जेक्ट को डिसाइड किए हैं कि एक वीक में एक सब्जेक्ट होगा, देन नेक्स्ट वीक में दूसरा सब्जेक्ट होगा, देन नेक्स्ट वीक में तीसरा सब्जेक्ट होगा। ये हम लोगों का 1 महीने में लगभग 4 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक हफ्ता एक पेपर, याद है? हाँ, तो उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोगों का सेगमेंट है या एरिया है जीएस का या जीके का, जीएस का कहिए, वह है अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का। तो आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमी, या सॉरी सब्जेक्ट है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। आज हम लोग अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे। क्या होता है अर्थव्यवस्था? एक और टर्म यूज किया जाता है अर्थशास्त्र, और दूसरा है अर्थव्यवस्था। ये 2 टर्म आप अक्सर सुनते होंगे। एक को कहा जाता है इकोनॉमिक्स, दूसरे को कहा जाता है इकोनॉमी। तो अर्थशास्त्र आप सुने होंगे, पढ़े भी होंगे आप लोग। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, क्या ये दोनों अलग अलग चीज हैं? क्या होता है अर्थशास्त्र और क्या होता है अर्थव्यवस्था? सिंपल सा मतलब यह है कि अर्थशास्त्र इज अ डिसिप्लिन। अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक पक्ष है या थ्योरेटिकल पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। अर्थ का शास्त्र, यानी कि अर्थ किसको कहते हैं? यहाँ पे अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब यहाँ पे ये है, अर्थ का मतलब दरअसल मुद्रा से दिया जाता है, लेकिन जब विषय के रूप में आप अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, दिन उन सारे क्रियाविधियों को अर्थशास्त्र में शामिल करते हैं जिसका मूल्य निर्धारित हो सके, कीमत जिसका निर्धारित हो सके, वो सब के सब अर्थशास्त्र के हिस्से हैं। जिसका कीमत मिले वो अर्थशास्त्र का हिस्सा है। अब कल्पना करो, आज हवा हम लोग फ्री में ले रहे हैं, उसका कोई हम लोग कीमत नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसी हवा को किसी हॉस्पिटल में जाकर के लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, प्योर ऑक्सीजन, देन उसका हम पैसा देते हैं उसके बदले में, तो वो अर्थशास्त्र का या अर्थव्यवस्था का हिस्सा हो जाता है। लेकिन फ्री में है तो अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब, अर्थशास्त्र का मतलब यह है कि अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब यह है कि वो सारे क्रियाविधि जिसका कीमत हो, जिसका रुपए में या मुद्रा में जिसका आकलन किया जा सके, जिसका खरीद बिक्री किया जा सके, वो सारे के सारे एक्टिविटी अर्थशास्त्र के हिस्सा है। तो अर्थशास्त्र दरअसल वो एक विषय के रूप में है, एक सिद्धांत के रूप में है, एक थ्योरी के रूप में है। और अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था इसका इम्प्लीमेंटेशन है, या आप कह सकते हैं व्यवहार है। जैसे किसी भी चीज का 2 पक्ष होता है, 2 पहलू होता है, सिद्धांत और व्यवहार। तो जो सिद्धांत है वो शास्त्र है, और जो व्यवहार है वो व्यवस्था है। तो अर्थ का सिद्धांत यानी अर्थ का उपार्जन कैसे किया जाए, धन का उपार्जन कैसे किया जाए, धन के उपार्जन में कौन कौन से साधन होते हैं, कैसे किया जाता है, ये सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन कहलाता है अर्थशास्त्र। लेकिन जब उसी को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है, देन वो कहलाता है अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र बड़ा कि अर्थव्यवस्था बड़ा?
अर्थशास्त्र बड़ा कि अर्थव्यवस्था बड़ा? अर्थव्यवस्था। आप ठीक है, अर्थव्यवस्था दरअसल आपने कहा कि अर्थव्यवस्था बड़ा है, एक सीमा तक ये सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था किसी देश या किसी भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, चाइनीज अर्थव्यवस्था, ये किसी देश को रिप्रेजेंट करता है, किसी क्षेत्र विशेष को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अर्थशास्त्र ये पूरे धरती पे जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है वो सब के सब अर्थशास्त्र के विषय का हिस्सा है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र इज ग्रेटर देन अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का हिस्सा है और अर्थशास्त्र एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो आर्थिक गतिविधियों से संबंध रखता है। क्लियर है? लिख सकते हैं, अर्थशास्त्र मानव के उन समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है, मानव के उन समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है जिसका मूल्य मुद्रा के रूप में आकलन किया जा सके। अब जिस चीज का मूल्य हम आकलन नहीं कर सकते हैं या जिसका कोई कीमत नहीं निर्धारण कर सकते हैं वो अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं है। अब कोई कल्पना करो, कोई ऐसा एक्टिविटी है जो आज के संदर्भ में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कीमत नहीं लगता हो। कोई ऐसा चीज बताओ। इसका मतलब यह है कि इस धरती पे हर एक क्रियाविधि, मानव के हर एक गतिविधि अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, अर्थशास्त्र का हिस्सा है। इज दैट क्लियर? जीवन का भी खरीद बिक्री होता है, उसका भी। जीवन का खरीद बिक्री नहीं होता है सब होता है। कैसा उदाहरण दें तुम लोगों को बताओ। सबका मनुष्य का जीवन का भी खरीद बिक्री होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है? बॉडी, ह्यूमन ऑर्गन का जो खरीद बिक्री वो क्या है? सैरोगेट मदर का कॉन्सेप्ट क्या है? सब कुछ खरीद बिक्री होता है। आजकल ये कंज्यूमर कल्चर है, कंज्यूमर वर्ल्ड है। हर एक चीज का कीमत होता है। खरीदार को कीमत लगाने आना चाहिए और अपने आप को बेचने वाले को अपना कीमत समझना चाहिए। हर एक चीज खरीदा जाता है, हर एक चीज बिकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो समस्त कार्य या समस्त क्रियाकलाप जिसका मुद्रा में आकलन किया जा सकता है, जिसकी खरीद बिक्री की जा सकती है, वो सब के सब अर्थशास्त्र के अध्ययन के विषय हैं। और जब यही अर्थशास्त्र के अध्ययन के विषय या सिद्धांत किसी देश विशेष में लागू होता है, किसी देश विशेष को मद्देनजर रखते हुए या उसको ध्यान में रखते हुए जब अध्ययन किया जाता है तो वो कहलाता है अर्थव्यवस्था। क्लियर है? हाँ, तो अर्थशास्त्र एक कॉमन फेनोमिना है, सामान्य फेनोमिना है। तो अर्थव्यवस्था एक पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर क्षेत्र, पर्टिकुलर प्रोफेशन, पर्टिकुलर एरिया के लिए है। लेकिन अर्थशास्त्र इसके साथ शास्त्र जुड़ा हुआ है, यानी कि ये सूचना या ज्ञान का संग्रह है। और व्यवस्था जुड़ा हुआ है, यानी उसी ज्ञान को लागू किया गया है, उसी व्यवस्था, उसी शास्त्र के सिद्धांतों को यहाँ पे लागू किया गया है। देन वो अर्थव्यवस्था हो गया, ये अर्थशास्त्र है। ठीक है, लिख सकते हैं कि मानव द्वारा संपन्न की जाने वाली वैसी सारी गतिविधियां
जिसमें लाभ हानि, खरीद बिक्री संपन्न की जाने वाली, मानव द्वारा संपन्न की जाने वाली वे समस्त गतिविधियां जिसमें लाभ हानि, खरीद बिक्री के तत्व विद्यमान हो, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एक बात समझ लो, ये अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था कितना महत्वपूर्ण है, उसके बाद फिर आगे की कहानी समझना है। मानव आज जिस मुकाम पे है, मानव आज किस मुकाम पे है? मानव आज अपने अर्थ से संतुष्ट नहीं है। अर्थ यानी पृथ्वी। मानव आज सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं है, मानव अब स्पेस में भी चले गया है, मून पे चले गया है, अब यहां पे अपना घर बनाने वाला है। मानव जो जलीय जीव से जब इस धरती पे जीवन का विकास हुआ, सबसे पहले जीवन की शुरुआत जल में हुई। जल से, वाटर से या जल से उत्तरोत्तर विकास होते होते मानव आज सतह पे चल रहा है। अब जब से मानव का विकास हुआ, जैसा आप लोग पढ़ रहे हैं, होमोसेपियंस मानव, आधुनिक मानव, होमोसेपियंस मानव से मानव आज जिस मुकाम पे पहुंचा है, उस मुकाम पे पहुंचाने में जो सबसे प्रमुख फैक्टर है वो है अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। प्रकृति ने मानव को यहां पे पहुंचाया और मानव अपने अर्थशास्त्र के बल पे आज यहां पे पहुंच गया है। यहां तो है ही, पृथ्वी पे तो है ही, अब यहां भी पहुंच गया है, सिर्फ और सिर्फ अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के वजह से। कैसे? आपके मन में सवाल उठता होगा। इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ भी आज देख रहे हैं, सबके पीछे यही है, अर्थशास्त्र ही। अर्थशास्त्र अगर नहीं होता, दिन मानव आज इतना वैज्ञानिक, मानव इतना आज प्रगतिशील, मानव आज इतना तार्किक, मानव आज इतना दृढ़ निश्चयी, संघर्षशील नहीं होता। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र ही वो कारक है जिसके वजह से मानव को संगठित होना सिखाया। अर्थशास्त्र ही वो कारक है जिसके वजह से मानव को अस्थायी जीवन व्यतीत करने पर मजबूर किया। अर्थशास्त्र ही वो कारक है जिससे समाज बना, समाज का सृजन हुआ। अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था ही वो कारक है जिससे पॉलिटिक्स का विकास हुआ। और जब ये सब कुछ विकसित हो गया तो लोग अस्थायी हो गए, अपने जीवन को लेकर के सुरक्षित महसूस होने लगे। उसके बाद फिर संस्कृति डेवलप हुई, उसके बाद फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। अर्थशास्त्र का मूल पेट है, पेट है। तो आप सोचो, एक अंडा से निकला हुआ चूजा या गर्भ से निकला हुआ एक शिशु को सबसे पहले क्या चाहिए? पेट पूजा। और अर्थशास्त्र वहीं से शुरू हो जाता है, पेट पूजा से। और आजीवन ताउम्र मानव जिस चीज के लिए लड़ता है, जिस चीज के लिए संघर्ष करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थशास्त्र के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। कैसे? क्योंकि उसको भोजन चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसको विलासिता या लग्जरियस गुड्स चाहिए, उसको अच्छा घर चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कैसे हासिल होगा? अर्थ से हासिल होगा। अर्थ का मतलब है यहां धन, ठीक है, या आप कह सकते हैं धन ही कहिए। तो अर्थशास्त्र अगर नहीं होता या अर्थ नहीं होता तो मानव यहीं पे रह जाता। अब एक कैसे शुरू हुआ समझ लो। मानव दरअसल क्या हुआ कि जब मानव होमोसेपियंस मानव बना, विकसित हुआ, तो उसके बाद इसका जीवन कैसा था? शिफ्टिंग जीवन था, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहता था। क्यों?
क्योंकि इसको भोजन की जरूरत पड़ती थी। क्या करता था वो? शिकार करता था, पशुओं को, जंगली पशुओं को मारता था, खा लेता था। किसी पेड़ से कोई फल मिला, कंदमूल मिला, खाया। जब वो खत्म हो गया उस इलाका का दिन आगे मूव कर जाता था। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था वहीं से शुरू है, जब मानव को कुछ नहीं आता था लेकिन अर्थशास्त्र आता था कि जीवन कैसे निर्वाह करना है, और उसी के लिए लड़ाई होता था। अब उसी की रक्षा करने के लिए कबीला बनता था, ग्रुप। सभी लोग एकजुट रहते थे ताकि उनके जो रिसोर्सेस है, संसाधन है, उस पर कोई दूसरा लोग न कब्जा कर ले। तो इससे कबीला का विकास हो गया। कालांतर में इसी अर्थशास्त्र के कारण लोगों को जब कृषि का ज्ञान हुआ, कल्टीवेशन का, तो क्या किए? जिस क्षेत्र में थे उस क्षेत्र की भूमि में जंगली अनाज फेंक करके अनाज उत्पादन करने लगे और उसकी अब रक्षा करने लगे। अब उसका कीमत हो गया, वैल्यू हो गया, क्योंकि वो अनाज उत्पादन होने लगा। बाद में जब लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, हालांकि उससे पहले लकड़ी के फाल से खेती की जाती थी, जुताई वाली। जैसा कि आपको पता है कि कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो आमरी में फाल भी मिला है हल्का। तो इसका तात्पर्य यह है कि मानव अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दिया, और जब आर्थिक गतिविधियां परमानेंट हो गई, देन सेटलमेंट भी परमानेंट हो गया। मानव बस्ती बना करके एक ही जगह पर रहने लगा। अब जैसे ही मानव इस आर्थिक गतिविधि की वजह से, जैसे ही मानव अस्थायी जीवन, परमानेंट लाइफ शुरू किया, अब इसकी वजह से सारे प्रैक्टिस शुरू हो गया। क्या? इसी के वजह से फिर राजनीति शुरू हुआ, पॉलिटिक्स। इसी के वजह से फिर सांस्कृतिक विकास शुरू हुए, सांस्कृतिक उन्नयन हुआ। इसी के वजह से सामाजिक एकीकरण हुआ। और इसी के वजह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। है ना? अर्थशास्त्र सबका केंद्र। अर्थशास्त्र अगर नहीं होता, अर्थव्यवस्था नहीं होता, तो मानव आज इस मुकाम पे नहीं होता। आज भी मानव इसी के लिए लड़ता है, चाहे जिस स्तर पे मानव हो। एक परिवार में मानव हो, एक समाज में मानव हो, एक देश में मानव हो, या एक पूरे धरती पे मानव हो, आज भी इसी के लिए लड़ता है। ये तंदुरुस्त, ये दुरुस्त, तो सब दुरुस्त। आज आप कितने सुखी संपन्न होंगे, आप कितने खुशहाल होंगे, इसका निर्धारण कौन करता है? अर्थशास्त्र। आपके पास धन है कि नहीं है? अगर धन है तो सब है, मनी है तो हनी है, धन नहीं है कुछ भी नहीं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज भी है, शुरू से है, लेकिन आज थोड़ा सा जटिल हो गया है। पहले इतना जटिल नहीं था। आज सब कुछ धन हो गया है। पहले सब कुछ धन नहीं होता था, लेकिन धन होता था। धन से ही सब कुछ निर्धारित होता था। इसी धन के लिए राजा एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था, एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ जाता था उसकी संपत्ति हासिल करने के लिए, एक वर्ग दूसरे वर्ग से। और उसी धन के वजह से या अर्थशास्त्र के वजह से मानव आज भी लड़ता है, और मानव आज भी संबंध बनाता है, आज भी रिलेशन बनाता है, इसी अर्थशास्त्र की वजह से। तो इसका मतलब यह है कि सब कुछ का केंद्र बिंदु अर्थशास्त्र है। अर्थ को केंद्र में रखो। यही चीज है मार्क्सवाद। मार्क्स इसी चीज को बताता है और कहता है कि जो हिस्ट्री जो आपको दिखाई देता है उसके केंद्र में अर्थशास्त्र है। आज जो क्लास डिवीजन दिखाई देता है उसके केंद्र में अर्थशास्त्र है। ऐसा मार्क्स का मानना है, और सही भी है, प्रैक्टिकल भी है। क्योंकि अर्थ है तो जीवन स्वार्थ है, जीवन का स्वार्थ है। अर्थ नहीं है तो सब व्यर्थ है। क्लियर है? इसीलिए हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। अब अर्थ क्या, अर्थशास्त्र क्या है, उसमें अर्थ क्या है, आप समझ चुके हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक
या प्रोपाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र का धन या राष्ट्र की संपत्ति। यह पुस्तक इन्होंने लगभग 18वीं शताब्दी के 1776 में लिखा था, 1776 में। ये 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक या अंतिम दशक मत कहिए, 8वें दशक में ये पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन वेल्थ ऑफ नेशन 76 ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये किताब का नाम रख। 18वीं शताब्दी के 8वें दशक में लिखा था इन्होंने, ठीक है। हालांकि ये इसको मॉडर्न इकोनॉमिक्स का या आधुनिक इतिहास के पिता कहा जाता है, सॉरी आधुनिक इकोनॉमिक्स के पिता कहा जाता है। लेकिन भारत में अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक भी लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा। आप लोग जानते ही हैं, मगध के प्रधानमंत्री कौटिल्य चाणक्य, उन्होंने अपनी एक पुस्तक ही लिखी थी अर्थशास्त्र। तो ये अगर दुनिया कहता है कि अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं, तो आप उसको मान लीजिए भाई। लेकिन वास्तविकता यह है कि अर्थशास्त्र के जनक, अगर जिन्होंने औपचारिक रूप से अर्थशास्त्र को परिभाषित किया, अर्थशास्त्र के क्षेत्रों का बंटवारा किया, अर्थशास्त्र में शामिल क्रियाकलापों के बारे में बताया, वो है कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र के पिता कौटिल्य को होना चाहिए, चाणक्य, जिनका नाम चाणक्य भी है। इनका एक और नाम विष्णुगुप्त भी था। चाणक्य दरअसल इनका टाइटल था, इनके पिता के आगे, नाम के आगे भी चाणक्य लगता था, विष्णुगुप्त। इनका घर का नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। चाणक्य भी आ सकता है, तीनों में से कोई भी नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। तीनों रहे तो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, क्या पूछे गए हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि चाणक्य का और नाम क्या है, क्या था, या ऐसे पूछा जा सकता है कि और भी कोई नाम था या और कोई नाम था, तो बताइए भाई, ऑप्शन रहेगा। और नहीं तो तीनों अगर रहेगा हाँ तो सभी है तो सभी मार दो, ठीक है। तो ये हमारा भारत का, और अर्थशास्त्र का मतलब साहित्यिक रूप से यहां से शुरू होता है, यानी कि अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगता है, उसको समझा जाने लगता है। बोलो, अर्थशास्त्र का जनक आप किसको माने? मानना तो आपको एडम स्मिथ को ही पड़ेगा, क्योंकि किताब में एडम स्मिथ को ही पढ़ाया जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर पूछा जाए कि भारत में अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो वहां पे आपको अगर एडम स्मिथ का नाम देगा, देन आप वहां पे चाणक्य का नाम नहीं देगा। लेकिन जहां चाणक्य का नाम देगा तो फिर वहां पे एडम स्मिथ का नाम नहीं देगा, ठीक है। तो भारत के अगर कहा जाए तो भारत के पॉलिटिक्स के जन्मदाता है, या जन्मदाता मत कहिए, कह सकते हैं कि उसको परिभाषित करने वाला, उसको व्याख्या करने वाला भी चाणक्य ही थे। और अर्थशास्त्र को भी परिभाषित, भारत के पॉलिटिक्स के जनक भी इन्हीं को माना जाता है, और अर्थशास्त्र के भी। हालांकि अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियां इनसे पहले से भी हो रही है भारत में, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन अध्ययन, इसके बारे में विस्तृत व्याख्या
इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी देना, उससे जुड़े हुए अनुषंगिक कार्यों के बारे में बताना, व्यवहार निर्धारित करना, मतलब वो सारे के सारे उपागम इन्होंने बताए अर्थशास्त्र में। तो इसीलिए हम इसको अर्थशास्त्र के जनक कह सकते हैं। ठीक है। अब अर्थशास्त्र के क्या होता है, अर्थशास्त्र में या अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं? तो अर्थशास्त्र में मुख्यतः 3 काम किया जाता है। क्या क्या? पहला काम होता है उत्पादन का, यह उत्पादन किसी भी स्तर पे हो सकता है। दूसरा काम होता है विनिर्माण का, मैन्युफैक्चरिंग का। और तीसरा काम होता है वितरण का, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने का। अर्थशास्त्र में ये 3 काम होते हैं। लेकिन अभी एक और काम शामिल हो गया है, सेवा देना। इन तीनों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, सेवा देना, यह भी अर्थशास्त्र का हिस्सा हो गया है। क्योंकि अब इसका भी कीमत, इसका भी खरीद फरोख्त, इसका भी लाभ हानि में आकलन होता है, देने ये भी अर्थशास्त्र का हिस्सा हो गया। ये दरअसल क्या है, इन तीनों का पूरक है। ये अगर नहीं भी रहेगा तो भी ये चलेगा, लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी नहीं रहेगा देन ये खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से ये परजीवी है। तो अर्थशास्त्र के 3 अंग होते हैं, उत्पादन, विनिर्माण और वितरण। इसको कहा जाता है प्रोडक्शन, इसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग, इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको कहा जाता है सर्विसेज, सेवा। तो ये 4 उपागम से मिलकर के अर्थशास्त्र का सृजन होता है। उत्पादन कहने का मतलब यह है कि सीधे पृथ्वी से या भूमि से जिन चीजों को निकाला जाता है या हासिल किया जाता है उसको हम उत्पादन का कार्य कहते हैं। जो भी चीज सीधे पृथ्वी से लिया जाता है, चाहे वो फसल के रूप में लिया जाए, चाहे खनिज के रूप में लिया जाए, चाहे जीव के रूप में लिया जाए, जो भी हम सीधे पृथ्वी के भरोसे जो चीज हासिल करते हैं, पृथ्वी से जो हमको या भूमि से जो हमें उपहार स्वरूप मिलता है, सब प्रकृति के हाथ में, वो है उत्पादन। और उत्पादन मानव नहीं करता है, वो प्रकृति करती है। मानव सिर्फ और सिर्फ विनिर्माण करता है, उत्पादन नहीं करता है। ठीक है। मानव में इतनी क्षमता नहीं है कि वो उत्पादन का काम कर सके। वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करता है, विनिर्माण करता है। उत्पादन सिर्फ और सिर्फ प्रकृति करती है। तो उत्पादन जो भूमि से सीधे हासिल किया जाता है। विनिर्माण इसी हासिल किए गए पदार्थ को इसके स्वरूप में परिवर्तन कर देना विनिर्माण का काम कहलाता है। जैसे हमने यहां से आयरन ओर हासिल किया, लौह अयस्क। अब इस लौह अयस्क को फैक्ट्री में ले जाकर के हमने इसको उच्च ताप पर गर्म किया और इसके जो कचड़े हैं उसको निकाला और जो आयरन ओर है प्योर उसको अलग कर लिया और अलग करके एक शेप दे दिया। ये रॉड के शेप में, गोले के रूप में, सीट के रूप में, पता नहीं किस किस रूप में। तो वो हो गया हमारा आयरन, विनिर्माण। इसी तरह से हम मान लो कि चावल निकाले। अब उस चावल को हम निकालने के बाद उसको हम अपने मशीन में ले जाकर के कूट, धान निकाले और उसको निकालने के बाद मशीन में कूट करके उससे चावल निकाले, तो वो हो गया विनिर्माण। उसको हम पैकेट कर दिए, वो हो गया विनिर्माण। ठीक है। तो जो इंडस्ट्री में आ गया, फैक्ट्री में आ गया, कारखाना में आ गया या घर में आकर के उसका स्वरूप चेंज कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, मान लो हमने वृक्ष काटा, तो वृक्ष काटा तो कहां से काटा? भूमि से।
अब उस कटे हुए वृक्ष को ला करके अपने घर में, कारखाना में या कहीं भी उसको चीर करके इस साइज में बना लिए, अलग अलग इसका रूप चेंज कर दिए, इसे फर्नीचर बना दिए, खिलौना बना दिए, गाड़ी बना दिए, जो बनाना है बना दिए। तो ये काम हो गया विनिर्माण। समझ में आया? ये हो गया विनिर्माण। तो दूसरा आर्थिक गतिविधि। अब देखो सोचना कैसे अर्थशास्त्र शामिल है। अब तीसरा हो गया वितरण। वितरण का मतलब यह है कि जो हमने बनाया, जो हमने यहां से हासिल किया, इन दोनों को अपने ही पास तो नहीं रखेंगे और लोगों को भी देंगे, पहुंचाएंगे। तो वो काम हो गया डिस्ट्रीब्यूट। आपने खेत से फसल काटा, गेहूं का फसल काटा, अब गेहूं का सारे फसल को तो आप खा नहीं जाएंगे, अधिशेष जो होगा, सरप्लस जो होगा, उसको आप मार्केट में भेजेंगे। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, उसको सेल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का काम करेंगे। यहीं पे खरीद बिक्री होगा। उसी तरह से आपने लोहा बनाया, तो लोहे को क्या करेंगे? आप रखेंगे, उसको दूसरे को देंगे। बनाए हैं काहे के लिए? दूसरे को देने के लिए। तो दूसरे को देंगे ही, तो बिक्री करेंगे आप। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो ये 3 एक्टिविटी मिल करके बनता है अर्थशास्त्र। अब चौथा है सर्विस सेक्टर, सेवा। अब इन लोगों को कुछ सुविधाएं देना होता है, जैसे किसी को पैसा चाहिए तो बैंक उसको लोन दे देगी, किसी को इंश्योरेंस कराना है वो दे देगी, होटल चाहिए, इस तरह की जो सुविधाएं दी जाती है व्यापार करने के लिए, वो आता है सर्विस सेक्टर में। जो भी सुविधाएं, अभी के संदर्भ में सर्विस सेक्टर बहुत ब्रॉड सेक्टर हो गया है। जैसे एक शिक्षक, वो भी सेवा क्षेत्र में है, क्योंकि वो अपने सेवाएं बेच रहा है, तो शिक्षक भी सर्विस सेक्टर में है। एक चिकित्सक, वो भी सर्विस सेक्टर। एक वकील, वो भी सर्विस। ठीक है, क्योंकि वो सेवाएं दे रहा है। तो ये तीसरा सेक्टर, चौथा सेक्टर है अर्थशास्त्र का। तो इन चारों से मिलकर के अर्थशास्त्र का सृजन होता है। क्यों? क्योंकि इन चारों क्रियाकलाप में अर्थ का लेन देन होता है, पैसे का लेन देन होता है ना इन चारों क्रियाकलापों में। आप देखो, इसीलिए ये 4 क्षेत्र हैं अर्थशास्त्र के। क्योंकि इन चारों क्रियाकलापों में अर्थ का लेन देन होता है, इसलिए अर्थशास्त्र कहलाता है। क्लियर है? क्या है अर्थशास्त्र? अब जब ये चारों क्रियाकलाप जब किसी देश विशेष में हो, जैसे भारत में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, जर्मनी में हो, जापान हो, होलुलुलु में हो, किसी भी कांगो में हो, लिथुआनिया में हो, ब्रिटेन में हो, जहां भी हो, अगर ये सारे क्रियाकलाप जिस देश में हो रहे हैं उसको कहा जाता है अर्थव्यवस्था। और इसका साहित्यिक अध्ययन या इसका सिद्धांत कहलाता है अर्थशास्त्र। इज दैट क्लियर? तो ये रहा अर्थशास्त्र की माया। और एक चीज बताने वाले थे, क्या बताने वाले थे भूल गए हैं, याद आएगा तो बता देंगे। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी तो इतिहास पढ़ाते पढ़ाते ज्योग्राफी पढ़ाने लगते हैं, ये भी होता है। लेकिन तुरंत फिर दिमाग याद आता है तो फिर उसको मैनेज भी कर लेते हैं। तो ये रहा अर्थशास्त्र की माया। अब कोई ऐसा चीज नहीं है जो अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं है। कोई चीज है तो बताइए, हमें बता दीजिए, तो हम मान जाएंगे कि हाँ ये नहीं होता है, उसका कीमत नहीं होता है। हर एक चीज का कीमत लगता है, कीमत लगाने वाला चाहिए। और हर एक चीज बिकता है, खरीदार चाहिए। हर एक चीज बिकता है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं बिकता है। खरीदार तो हो, उसका कदरदान तो हो, सब बिकता है। ठीक है? हवा भी बिकता है बाबू, चले जाओ। अभी इसी कोरोना काल में हवा के लिए लोग कितने बखेड़ा किए हैं, हजार रुपया ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दिए हैं। क्या तो सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है,
सब बिकता है। पानी तो बोतल में पी ही रही हो, मिट्टी खरीदिए रही हो, आग खरीदिए रही हो, सब कुछ तो खरीद ही रही हो। कौन सा ऐसा चीज है जिसका कीमत नहीं है, जिसको खरीदा बिक्री। यानी कि अभी के संदर्भ में अगर कहा जाए तो आंख बंद करके कह लीजिए कि हर एक चीज में अर्थशास्त्र शामिल है। पहले भी शामिल था, लेकिन पहले इतना विस्तृत नहीं था। पहले लोग फ्री में सब कुछ ले लेते थे, लेकिन अब हर एक चीज का कीमत चुकाना पड़ता है। पहले कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अभी अर्थशास्त्र का सब कुछ खरीदा जाता है। ये जो पानी बेचने वाला बंदा था, क्या नाम था उसका, भूल गया, तो जब वो बिजनेस करने उतरा था तो उसने बोला था, सुने हैं ना, हाँ, उसने बोला था कि हम वो चीज बेचेंगे जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि ये भी बिक सकता है। तो उसने पानी बेचा, तो सब कुछ बिकता है। हाँ, भारत का सबसे पहला, हाँ वो कीमती है, अच्छा है, वो थोड़ा महंगा है। उसका बोतल अभी भी 25 रुपये में मिलता है 1 लीटर। बाकी अभी तो लोकल 10 रुपये 12 रुपये में मिलता है, लेकिन वो 25 रुपये में मिलता था, अभी मिलता है सर। और भी बहुत महंगे महंगे पानी है, हजार रुपये, 2 लाख रुपए लीटर वाला पानी का बोतल है जो सेलिब्रिटी लोग पीते हैं। तो उसमें कुछ अलग से मिनरल्स डाले जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। जैसे पानी भी कई क्वालिटी का होता है। पानी तो बहुत है, जैसे मानव कई क्वालिटी का होता है, मानव में कई गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, उसी तरह से पानी में भी कई गुण और अवगुण होता है। जैसे आप देखेंगे कि देहात का जो पानी होता है वो बड़ी अच्छा होता है, शुद्ध होता है। उसमें मिनरल्स और ये संतुलित मात्रा में होता है। वही आप किसी क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष की पानी पिएंगे तो उसका एक अलग उसमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स है वो अलग होता है। जैसे झारखंड का पानी पिएंगे तो इसमें आयरन, आर्सेनिक बहुत मिलेगा। वही बिहार के गंगा नदी के किनारे वाला पानी पीजिए, एकदम शुद्ध पानी है, क्वालिटी। पानी असर करता है। दिल्ली का पानी 1 गिलास और इधर का पानी 1 लोटा दूध बराबर है। तो पानी अंतर, क्योंकि उसमें मिनरल्स का जो क्वांटिटी है, जो ये है, उसमें भेद पाया जाता है। ठीक है, देना इधर। बड़े दिन के बाद दिखा गुंजन। कहाँ था? देख सकते हो। हेलो, कीजिए आप। हाँ बाबा, 9 बजे 9:30 बजे फ्री हो गए। कल पूरा दिन फ्री रहेंगे, कल और परसों, सैटरडे संडे। कहाँ है? अच्छा, घर ही पे है। कहीं निकला नहीं? जैसे कि अर्थ हिंदी शब्द है, इंग्लिश में इसको मीनिंग भी कहा जाता है। तो अर्थ एक ऐसा टर्म है या शब्द है जो हर एक चीज के पीछे निहित होता है। कोई ऐसा चीज कल्पना करो जो आप बिना अर्थ के समझ पाओ, पता चलेगा नहीं। हमने कहा प्याज, तो अगर आप प्याज के बारे में नहीं जानते हैं देन आप तुरंत सवाल पूछेंगे कि प्याज का अर्थ क्या होता है। हमने कहा गाड़ी, तो अगर आपको गाड़ी के बारे में नहीं पता है देन आप तुरंत कहेंगे कि गाड़ी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, हमने कहा कि गगनयान, या हमने कहा जीपीएस। अब आप इसको जानते नहीं है तो तुरंत पूछेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो ये अर्थ ऐसा टर्म है, ऐसा शब्द है जो मानव के ज्ञान चक्षु को खोलता है। और ये ज्ञान चक्षु अर्थ जहां लगा वहां चक्षु खुला। इसलिए हर एक व्यक्ति को अगर स्मार्ट बनना है, तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो इसके महत्व को समझ लो। ये चाहे मीनिंग के रिस्पेक्ट में हो, या शब्द के भाव को प्रदर्शित करने वाला हो, या फिर
वित्त को, फिनांस को बताता हो या धन को बताता हो, ये हर एक जगह वैल्यूएबल है। अर्थ को अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो अर्थ का मतलब ये कुछ, और दूसरे दृष्टिकोण में देखेंगे तो ये, और ये दोनों ही मानव को आज अल्ट्रा मानव बनाने में इस मुकाम पे पहुंचाया है। दोनों को अल्ट्रा मानव जो बनाया है यही अर्थ ने बनाया है। ये अर्थ यानी मीनिंग, ये अर्थ यानी वित्त या धन। अगर ये दोनों ना हो तो मानव न तो आज विज्ञान के क्षेत्र में उतना तरक्की कर पाता, न तो साहित्य के क्षेत्र में, न तो कला के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में ये काम किया है। इतना महत्वपूर्ण है अर्थ। इसलिए अर्थ समझिए और अर्थ का अनर्थ मत होने दीजिए। लोग अनर्थ भी करने लगते हैं, अर्थ का अनर्थ भी होने लगा। अभी का जो युग है अर्थ के अनर्थ का युग है। अर्थ के लिए सब जायज है, ये अनर्थ होने लगा है और यहां भी अर्थ का अनर्थ किया जाने लगा है। तो अर्थ बहुत ही निर्णायक शब्द है और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।